जय हिंद, नमस्कार। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के वीडियो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की वे प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें यूपी जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम में पिछली कक्षा में हम देख चुके थे जो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का एक श्रृंखला चल रही है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति में क्या-क्या योगदान दिया था। आज के जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी उसको देखेंगे। कहीं न कहीं जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि वीर सावरकर और पंडित नेहरू जैसे क्रांतिकारी लोग मानते हैं कि 1857 की क्रांति ही हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की पहली आंदोलन था, पहली क्रांति थी जो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताते हैं 1857 की क्रांति। तो हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति भले अंग्रेजों के द्वारा विफल कर दी गई, दबा दी गई, लेकिन उसका जो प्रभाव था वह प्रभाव दीर्घकाल में देखने को मिला। कहने का यह मतलब है कि 1857 की क्रांति हमारे अंदर जन चेतना और राष्ट्रवाद को जगाने का काम किया। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे क्षेत्र उसमें इतना बढ़ चढ़ के भाग लिए थे कि अंग्रेज जब 1857 क्रांति को पुश भी कर देते हैं तो चाहते हैं कि ये क्षेत्र जो हम गंगा का क्षेत्र बता रहे हैं, इस क्षेत्र को शांत रखा जाए। तो अंग्रेज समय समय पर छोटे छोटे अगर विद्रोह हुए, क्रांति हुई तो उनको लगातार दबाने का प्रयास करते चले आए हैं। जिस समय बंगाल में और मद्रास में और मुंबई में जन चेतना के बीज बोए जा रहे थे, उस समय हमारा उत्तर प्रदेश का बेल्ट काफी शांत हुआ करता था। अंग्रेजों को कहीं न कहीं इस चीज का डर था कि अगर अगली कोई क्रांति पनपी तो इसी क्षेत्र से पनपेगी। लेकिन हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण कवि हुए जिनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने कुछ रचनाओं के माध्यम से हमारे अंदर राष्ट्र चेतना जगाने का प्रयास किया। उनकी रचनाएं थी कवि बचन सुधा, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। ये उनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं थी जो हमारे अंदर राष्ट्रवाद, राष्ट्र चेतना जगाने का कार्य की। आज आप लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो कार्यक्रम में हम पहले से लिखा हुआ मटेरियल लाए हैं और अगर आप चाहें कि मैं लिख कर बताऊं तो आप अपने कमेंट में यहाँ लिखेंगे तो हम जो है उसको फिर से आगे अगर कोई जो कार्यक्रम लाएंगे उसमें लिख करके बताएंगे। हमको विशेष रूप से लिखा लिखाया स्वयं बताने में दिक्कत होती है, लिखते रहते हैं, बताते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। बहरहाल आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। तो कवि बचन सुधा, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा ये ऐसी रचनाएं थी जो हमारे अंदर राष्ट्र चेतना लाने का कार्य की थी। अब इसके बाद जब 1885 का दौर आता है तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था। ए.ओ. ह्यूम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय नागरिक नहीं था, बल्कि वह एक अंग्रेज अधिकारी था। इसी के कारण तो हमारे लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिंग के दिमाग की उपज बताया था। लाला लाजपत राय का यह मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों की एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र इसलिए है कि अगर हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का विद्रोह होता है, कोई आंदोलन होता है, तो यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लेता है और जन आंदोलन रूप लेने के बाद अंग्रेजों के नाक में दम कर देता है। तो उसने सोचा क्यों ऐसा न किया जाए कि एक ऐसी संस्था बनाया जाए कि उस संस्था को भारतीयों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए। अगर सीधी भाषा में कहें तो जो हमारे भारतीय हैं, ये भारतीय अपने विद्रोह को, अपनी भावनाओं को, अपने क्रोध को अगर जाहिर करना चाहें तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से जाहिर करे। कहने का मतलब है कि उनसे बातचीत करना अंग्रेजों से आसान हो जाएगा अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था बीच में आ जाती है। तो लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिंग की दिमाग की उपज बताया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिंग हुआ करता था। उसके बाद जब ए.ओ. ह्यूम ने उसकी स्थापना किया तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था, कांग्रेस नहीं था। हमारे वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी इसको सुझाव देकर भारतीय राष्ट्रीय यूनियन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम देते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाता है। इसका पहला अधिवेशन आज महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है वहां पर एक महाविद्यालय था और डिग्री कॉलेज था। उस महाविद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हमारे उत्तर प्रदेश से भी कई प्रतिनिधि गए थे और वहां भाग लिए थे। जब पहला अधिवेशन होता है तो हमारे उत्तर प्रदेश से कुछ गिने चुने ही प्रतिनिधि गए। जब दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है तो और प्रतिनिधि बढ़ते हैं, और तीसरा अधिवेशन जब मद्रास में होता है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है, इसमें भी प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती चली गई। एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए पंडित मदन मोहन मालवीय, वो तीसरे अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो अब हम कांग्रेस के सारे अधिवेशन के बारे में आगे बताएं, इसके पहले हम जान लें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे। अब आप लोग क्या करिए, स्क्रीन पर वीडियो को जूम करिए और जो अधिवेशन दिखाई दे रहे हैं 9 अधिवेशन, ये कहाँ हुए थे और कब हुए थे, इस अधिवेशन को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इस अधिवेशन को हम एक एक करके बारी बारी करके आपको बता रहे हैं कि ये अधिवेशन कौन कौन है और कहाँ कहाँ हुए थे। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए और देखकर पढ़ते रहिए, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरा अधिवेशन 1892 में हुआ था इलाहाबाद में, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ था, रोमेश चंद्र दत्त थे। और चौथा अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में। और पांचवा अधिवेशन 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। और छठवां अधिवेशन 1916 में हुआ था लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में। और 7वां अधिवेशन 1925 में हुआ था कानपुर में, जिसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। जो 8वां अधिवेशन है वो 1935 में लखनऊ में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और जो 9वां अधिवेशन था वो मेरठ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। 9 अधिवेशन दिख रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपको दिखाई दे रहा है जो 1892 में इलाहाबाद में हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में, ये अधिवेशन लंदन में होने वाला था और नहीं हो पाया, फिर जाके इलाहाबाद में हुआ था। अभी आगे देखते हैं कि उसका क्या जो है था कि जो लंदन में नहीं हो पाया। तो अब हम देखें कि जो कांग्रेस का 9 अधिवेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था और उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन था वो प्रयागराज में हुआ था। आप लोगों ने देखा था, अब यहाँ पर देखिए प्रयागराज में हुआ था। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि उस समय उत्तर प्रदेश के जो स्टेट गवर्नर थे, राज्य गवर्नर थे, वो थे ऑकलैंड केल्विन। ऑकलैंड केल्विन चाहता था कि कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में न संपन्न हो, प्रयागराज में न संपन्न हो। तो क्या करता था कि इसके प्रचार प्रसार को भी दबाने का कार्य करता था और इसके लिए कोई भूमि न देने का फैसला लिया था। लेकिन यहाँ इलाहाबाद में एक जगह है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, दरभंगा, बिहार वाला दरभंगा नहीं बल्कि इलाहाबाद में एक जगह है। दरभंगा के राजा थे, उन्होंने लोथर काउंसिल को खरीद करके कांग्रेस को दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लोथर काउंसिल खरीद कर दिया था। वहां पर कांग्रेस का चौथा अधिवेशन और उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें जन सहभागिता बहुत कम थी, किसान बहुत कम थे, मजदूर बहुत कम थे, प्रवासी बहुत कम थे। इसमें थे कौन इस अधिवेशन में? इस अधिवेशन में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि उस समय किए थे तो जमींदार थे, वकील थे, आयुक्त थे, शिक्षक थे, कुछ मुगल राजकुमार, नवाब और उनके शहजादे थे। कहने का मतलब ये है कि इनमें जो प्रतिनिधि तो जिनका था वो बड़े घराने के लोग थे, वो
ऐसे लोग थे कि जो समाज में प्रभावशाली लोग थे। और जब समाज का एक शिक्षित वर्ग, प्रभावशाली वर्ग अगर इस प्रकार के अधिवेशन करता है, भाग लेता है, तो वह कहीं न कहीं गरम दल या ऐसी वायलेशन संबंधित चीजें नहीं रखता है। वो नहीं चाहता है कि अंग्रेजों से किसी प्रकार का पंगा लिया जाए, अगर सीधी भाषा में कहें। तो इनके जो नेता हुए, इसी के कारण, इस नरम रूख के कारण इनको नरम दली लोग कहा गया। और नरम दल के जो नेता थे, वो नेता एक तो रेनाडे थे और दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय अपना कार्य कर रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो ये धनाढ्य वर्ग थे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे, ये वर्ग चाहता था कि इनका काम था सुधारवादी। ये चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में अगर आए हैं तो भारत में लगातार कार्य करें, सुधार करें। इनका शुरुआती मकसद एक कतई नहीं था कि अंग्रेजों को मारकर भगा दिया जाए और देश को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो ये दूसरा अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का फैसला लेते हैं, जो 1892 में होता है। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां होती हैं कि इनको उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिवेशन फिर इलाहाबाद में 1892 में करना पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब तीसरा अधिवेशन होता है तो 1899 में होता है, लखनऊ में होता है। जब 1899 में लखनऊ में इसका अधिवेशन होता है तो यहाँ कांग्रेस के संविधान को पहली बार स्वीकार किया गया। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हो रहा है तो मद्रास में कांग्रेस के संविधान की एक रूपरेखा पर बात की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग मद्रास अधिवेशन में जाते हैं और इसके संविधान से संबंधित जो समितियां बनती है, उस समितियों के संबंध में उनको सदस्य बनाया जाता है। लेकिन जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो कांग्रेस का जो संविधान है, उस संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है और कुछ प्रादेशिक कमेटियों का गठन कर दिया जाता है। ये प्रादेशिक कमेटियां, स्टेट की जो कमेटियां थी, काउंसिल थी, ये चाहती थी कि राज्य के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाए और उन मुद्दों को अंग्रेजों के सामने रखा जाए ताकि अंग्रेज इसमें सुधारवादी कार्य कर सके। और उस समय जब उत्तर प्रदेश में इस तरह के अधिवेशन चल रहे थे तो इसका विरोध करने वाले दो बड़े लोग थे। एक थे बनारस के राजा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का मानना था कि कांग्रेस जो इस तरह का अधिवेशन कर रही है, इस तरह का कार्य कर रही है, तो आगे ये हिंदू नेतृत्व को बढ़ावा देगी। कहने का ये मतलब है कि आगे आने वाला जो राजनैतिक इकाई बनेगी, यूनिट बनेगी, उस यूनिट में हिंदुत्व का प्रभाव ज्यादा होगा। चूंकि अब आप सीधे समझिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद खान दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी के कारण सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दोनों लोगों ने कांग्रेस का खूब विरोध किया। और सर सैयद अहमद खान ने इसके विरोध में दो संस्था का गठन किया। एक संस्था का नाम था मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस और दूसरा का नाम था यूनाइटेड पैट्रियोटिक। ये दो संस्थाओं का गठन सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में किया था। तो ये